हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी। आज हम बात करेंगे हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोड्स के अंडर सीआरपीसी का पार्ट 4 की। अगर आपने पार्ट 4 सेकंड और थर्ड नहीं देखा है तो मैं आपको पहले बोलूँगी आप पार्ट 4 सेकंड थर्ड देख कर आए, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता चल सके। आज हम बात करेंगे सेक्शन 21 से 25A की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 21 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का बात करता है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट कर सकती है किसी भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को टू बी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, किसी पर्टिकुलर एरिया का और किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। और जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बनेगा, इसके पास कौन सी पावर्स होंगी? इसके पास वो सारी पावर्स होंगी जो मेंशन है कोड के अंदर। अब हमारा आता है सेक्शन 22। सेक्शन 22 बात करता है लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की। जो सबसेक्शन फर्स्ट है इसका, वो क्या बात करता है? वो बात करता है कि सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं वो टाइम टू टाइम क्या करेंगे? वो डिफाइन करेंगे लिमिट्स, एरियाज और पावर्स की पावर्स किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। क्या क्या बताएंगे? टाइम टू टाइम बताएंगे लिमिट्स, एरियाज और हाउ टू एक्सरसाइज द पावर्स। किसको बताएंगे? बताएंगे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स को। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को बताएंगे। कौन बताएंगे? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। अब इसका सबसेक्शन सेकंड क्या बात करता है? सबसेक्शन सेकंड इसकी बात करता है कि जो ज्यूरिसडिक्शन है और जो पावर है उस सच मैजिस्ट्रेट की, मतलब वो मैजिस्ट्रेट जो इस सेक्शन के अंदर बना है वो एक्सटेंड करेगी थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। इसके लिए मैं आपको एक केस लॉ बताती हूँ जो सेक्शन 21 और 22 दोनों पे एप्लीकेबल होगा। केस का नाम है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद सलीम खान 1991। इसके अंदर क्या हेल्ड हुआ था? इसके अंदर हेल्ड हुआ था द पर्पस ऑफ एम्पावरिंग स्टेट गवर्नमेंट्स टू अपॉइंट स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इज टू मीट स्पेशल नीड्स ऑफ एन एरिया। इसका मतलब ये है कि जो पर्पस है, जो स्टेट गवर्नमेंट का पर्पस है, जो स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है, इसलिए एम्पावर किया गया है जिससे वो क्या कर सके? अपॉइंट कर सके स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। क्या करने के लिए? फुलफिल करने के लिए स्पेशल नीड्स ऑफ द एरियाज को फुलफिल करने के लिए ये पावर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को। अब हम आते हैं सेक्शन 23। सेक्शन 23 बात करता है सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कि मैंने पहले भी बताया था जैसे कि किस तरीके से अधीन वर्क करेगा, किसके अधीन वर्क करेंगे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, उसकी बात करता है। जिसका सबसेक्शन 1 है वो बात करता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, मतलब जो सारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होंगे एक्सेप्ट, इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है किसको एक्सेप्ट किया है इन्होंने, किसको इन्होंने मना किया, मतलब किसको इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है, वो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। मतलब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ऑल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एक्सेप्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज सबऑर्डिनेट टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। मतलब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जो सारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होंगे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को छोड़कर वो सबऑर्डिनेट होंगे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के। अब सेकेंड इसमें क्या बात की है? सेकेंड इन्होंने बात की है कि जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होंगे, पहले तो इन्होंने ये बोल दिया कि सबऑर्डिनेट होंगे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के। सेकेंडली इन्होंने क्या बात की कि जो एवरी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एक्सेप्ट, किसको इन्होंने हटाया है? इन्होंने हटाया है सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को, कि एवरी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एक्सेप्ट सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट शैल ऑल्सो बी सबऑर्डिनेट टू द सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। मतलब जो हमारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैं वो सबऑर्डिनेट भी होंगे। ऊपर तो हो ही रही हैं वो सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के थ्रू, लेकिन नीचे वो क्या होंगे? वो सबऑर्डिनेट भी होंगे सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के। और जो जनरल कंट्रोल होगा वो किसका चलेगा? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का। अब मैं अगर आपको क्लॉज 2 की बात करूंगी, जो हमारे सेक्शन 2 की बात करूंगी मैं आपको, तो हमारा जो सेक्शन 19 था इसके अंदर मैंने सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात की थी, इसका क्लॉज 3 था वो। और ये जो हमारा अभी मैं पढ़ने वाली हूँ आपका सबसेक्शन 2, वो बिल्कुल सेम ही है। वो क्या बात करता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं वो टाइम टू टाइम क्या करेंगे? टाइम टू टाइम वो रूल्स बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस करेंगे, किन के अमंग?
किन की अमंग करेंगे, वो करेंगे किन के बीच करेंगे, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के बीच करेंगे, और एलोकेशन ऑफ बिजनेस करेंगे किन के बीच, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के बीच। अब हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन पे जो है सेक्शन 24, जो हमें पता ही होना चाहिए कि क्या होता है सेक्शन 24। सेक्शन 24 बात करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। अगर मैं जनरल टर्म में बताऊं पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक पब्लिक ऑफिशियल होते हैं जो प्रोसिक्यूशन के लिए वर्क करते हैं किसी भी पनिशेबल एक्ट के लिए ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 24 की। सेक्शन 24 का जो क्लॉज, जो हमारा सेक्शन 1 है, वो बोलता है कि हर हाई कोर्ट, एवरी हाई कोर्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करने के बाद क्या होगा, अपॉइंट होंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंडक्ट करने के लिए प्रोसिक्यूशन, अपील या फिर कोई अदर प्रोसीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल और स्टेट। इसका क्लॉज जो हमारा सबसेक्शन 2 है वो क्या बात करता है, वो बात करता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट वन और मोर पीपी फॉर एनी केस इन एनी डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मे यूज हुआ है हमारे सबसेक्शन 2 में, जो बोल रहा है कि वो कर भी सकते हैं, वो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर की बात आ जाती है जहाँ पे मे यूज हो जाता है, कि वो अपॉइंट कर सकते हैं एक या एक से ज्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी केस में इन एनी डिस्ट्रिक्ट और एनी लोकल एरिया। अब इसका जो हमारा सबसेक्शन 3 है वो क्या बात करता है, वो बात करता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट शैल, इसके अंदर शैल की बात हुई है, मतलब वो करेगा ही करेगा 100%। यहाँ पे शैल वर्ड जहाँ यूज हो जाता है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेंगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और क्या अपॉइंट कर सकती है, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ साथ वो अपॉइंट कर सकती हैं एक या एक से ज्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर या किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए। इसका सबसेक्शन 4 क्या बात करता है, सबसेक्शन 4 बात करता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है कंसल्टेशन लेके सेशन जज की प्रिपेयर कर सकती है एक पैनल ऑफ नेम। पैनल ऑफ नेम किसका क्रिएट करेंगी, पैनल ऑफ नेम क्रिएट करेंगी टू बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मतलब नाम सजेस्ट करेंगे कि इन पर्सन को क्या कर सकते हैं, इन पर्सन को मतलब आगे नेम सजेस्ट करेंगे कि बनाया जा सकता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो इसका सब सेक्शन 5 है वो बात करता है कि कोई भी पर्सन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी पर्सन अपॉइंट नहीं हो सकता पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर उसका नाम पैनल के द्वारा सजेस्ट नहीं किया जाता है तो। अब इसका सबसेक्शन 6 बात करता है कि notwithstanding anything contained in subsection 5 wherein a state exists a regular cadre। मतलब ये बात करता है कि अगर जैसे कि हमने सबसेक्शन 5 में पढ़ा कि भाई अगर नाम सजेस्ट नहीं किया तो हम उसे नहीं बना सकते, लेकिन ये क्या बोलता है सबसेक्शन 6 ये बात करता है कि अगर कोई रेगुलर कार्डरे है। अब इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताना चाहूँगी। एक्सप्लेनेशन के अंदर ए है, ए जो क्लॉज है उसके अंदर बोला गया रेगुलर कार्डरे क्या होता है। रेगुलर कार्डरे का मतलब होता है ये बेसिकली मैं आपको मतलब मैं अगर आपको जनरल मीनिंग में आपको जनरल डिफाइन करूँ मैं, क्या होता है कि ये एक तरीके का सेपरेट यूनिट होती है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स की, जो पोस्ट किसकी परफॉर्म करते हैं, पोस्ट परफॉर्म करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। तो बेसिकली रेगुलर कार्डरे यही होता है। तो इसके अंदर क्या बोला गया है कि अगर कहीं स्टेट में किसी स्टेट में रेगुलर कार्डरे ऑफ जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स है वो एग्जिस्ट करता है तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट कर सकती है उनमें से पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन तो समझा ही दिया है कि एक्सप्लेनेशन में पहले रेगुलर कार्डरे की डेफिनेशन दी हुई है। रेगुलर कार्डरे मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, एक तरीके का सेपरेट यूनिट होती है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स की। अब इसके बाद बी क्लॉज में क्या बोला गया कि प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स वो पर्सन होते हैं जो फंक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर को परफॉर्म करते हैं। अब इसके बाद हम कहाँ आ गए, इसके बाद हम आ गए 7 सब क्लॉज पे। जो 7 सबसेक्शन है वो बात करता है
कि एलिजिबिलिटी क्या होगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। ये बोल रहा है कि मिनिमम क्या होनी चाहिए, एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 years, मतलब मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि एडवोकेट होना चाहिए नॉट लेस देन 7, मतलब कम से कम 7 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेसी में, उसी को पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जाएगा। इसका जो हमारा सबसेक्शन 8 है वो बात करता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट कर सकती है किसी भी पर्सन को किसी भी केस के लिए या फिर किसी भी क्लास ऑफ केस के लिए। किस पर्सन को अपॉइंट कर सकती है, उस पर्सन को जिसको एडवोकेसी का एक्सपीरियंस हो फॉर नॉट लेस देन 10 years एज स्पेशल पीपी, मतलब स्पेशल प्रोसिक्यूटर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। अब हम आते हैं हमारे सेक्शन 25 पे। यही था सेक्शन 24 और यही है जनरली सेक्शन, जो हमारा सब सेक्शन 9 है वो एज सच इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं सेक्शन 25 पे। सेक्शन 25 बात करता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, इसका जो हमारा सब सेक्शन फर्स्ट है वो बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट कर सकती है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक या एक से ज़्यादा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब जो इसका 1A है जो इंसर्ट किया गया है बाय एक्ट 45 ऑफ 1978 के द्वारा, तो वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट कर सकती है एक या एक से ज़्यादा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट के अंदर। इसका सबसेक्शन 2 बात करता है कि एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 3 कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है, कोई भी पुलिस ऑफिसर शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट पब्लिक ऑफिसर। कोई भी पुलिस ऑफिसर एलिजिबल नहीं हुआ, शैल बी एलिजिबल, वो एलिजिबल नहीं होगा अपॉइंट होने के लिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब इसके बाद सबसेक्शन 3 में क्या बोला जा रहा है कि जो हमारे वेयर नो एपी, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसी केस है जहाँ पर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो अपॉइंट कर सकती है किसी अदर पर्सन को टू बी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ दैट केस। ये है हमारा सेक्शन, जो हमारा सेक्शन 25 भी कवर हो गया है, यही है सेक्शन 25 में। एंड देन मैं बात कर सेक्शन 25A की, जो इंसर्ट किया गया है बाय एक्ट 25 ऑफ 2005। ये बात करता है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं आपको इसको बेसिक बता देती हूँ क्या क्या है इसमें बात की गई है। इसके अंदर अगर हम पढ़े तो ये बोलता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश कर सकती है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इस्टेब्लिश कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। एलिजिबिलिटी क्या होगी, एलिजिबिलिटी उस पर्सन की होनी चाहिए एडवोकेसी फॉर नॉट लेस देन 10 years, मतलब 10 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेसी के अंदर। और क्या बात करता है ये कि एवरी डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी सबऑर्डिनेट। जो भी डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा वो सबऑर्डिनेट होगा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के। और ये बात करता है कि जो पावर्स और फंक्शंस होंगे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के, वो स्पेसिफाई किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। और ये बात करता है कि जो कोई प्रोविजन होंगे इस सेक्शन के वो अप्लाई नहीं होंगे। कौन से, हम अगर इसका हम 8th सब क्लॉज पढ़े तो हमारा जो 8th सब सेक्शन पढ़े तो उसके अंदर बोला गया है कि जो प्रोविजन है इस कोड के वो अप्लाई नहीं होंगे एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट के ऊपर। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही। आई होप आपको सेक्शन 21 से 25 एक कवर अच्छे से समझ आ गया होगा और हायरार्की का पूरा पार्ट जो मैंने अपने 4 पार्ट बनाया है वो पूरे आपको कवर हो गए होंगे और आपको समझ आ गए होंगे। हम आगे बात करेंगे पावर ऑफ कोर्ट की। एंड थैंक यू।